नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण आपकी अंशकालिक शिक्षक की भर्ती के बारे में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे कि आखिर इसकी योग्यता क्या है और आखिर आपके उत्तर प्रदेश में जयप्रकाश नारायण जो सर्वोदय विद्यालय है, यदि मुझे इसका फॉर्म भरना होगा, इस भर्ती का फॉर्म भरना होगा तो ये फॉर्म हमें कैसे मिलेगा और साथ ही साथ आखिर आयु सीमा कितनी होनी चाहिए और साथ ही साथ कि हमें जो मानदेय, क्योंकि ये क्या है, एक अंशकालिक शिक्षक भर्ती है। अंशकालिक का मतलब है कि ये अभी पूरा अगर हम देखें तो ये पूरा किस काल, तो ये आपके 2025 से 26 तक कि ये आपकी एक वर्षीय यानी कि अंशकालिक शिक्षक भर्ती है। यानी एक साल के लिए आपको एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के रूप में आपको रखा जाएगा। तो यदि अगर देखा जाए इसका मानदेय, तो मानदेय भी ठीक है इसका। तो यदि आप अभी कोई प्रवक्ता या एलटी ग्रेड की वैकेंसी नहीं आ रही है और आपने ग्रेजुएशन पीजी बीएड करके रखा है और आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई भी हैं, तो आप इस वैकेंसी को, भले ये अंशकालिक है तो क्या हुआ, क्योंकि आजकल अनुभव का बहुत ज्यादा, भर्तियों में अनुभव बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो इस वजह से यदि आप इसमें इस फॉर्म को भर भी लेते हैं तो भले एक साल के लिए ही होगा, लेकिन कम से कम आपके पास अनुभव हो जाएगा। और ये आपका जयप्रकाश नारायण सर्वोदय जो विद्यालय है, इसमें दूर दराज से जो बच्चे हैं, यहाँ आवासीय सुविधाएं भी हैं। यहाँ बच्चों को ड्रेस, पुस्तकें, ये सारी चीजें मुफ्त में दी जाती हैं। यहाँ तक कि जो आवास है वो भी मुफ्त में बच्चों को दिया जाता है, यानी कि ये एक तरीके से आवासीय विद्यालय भी है ये। तो अब देखेंगे कि इसकी जो आपके फॉर्म है वो कब से कब तक आएंगे, क्योंकि चूंकि इसका जो आवेदन है, जैसे हर शिक्षक भर्ती में आवेदन हम करते हैं, तो वैसे तो ये ऑनलाइन है, यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर दिया गया है कि 6 मार्च को, है ना, सीटों की मतलब बहुत सारे शिक्षकों की जरूरत थी, तो 6 मार्च को, है ना, 6 मार्च को जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में अंशकालिक शिक्षकों को प्रति काल खंड में मानदेय के आधार पर रखे जाने का अनुरोध किया गया था। 6 मार्च को अनुरोध किया गया था, जिसे कि आपको जो मंजूरी मिली है वो 21 मार्च द्वारा जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों को भर्ती काल खंड में मानदेय के आधार पर रखे जाने की अनुमति भी मिल गई। और जब अनुमति मिल गई तो 6 जून से लेकर के जो प्रारंभिक तिथि होगी वो 6 जून से लेके अंतिम तिथि 16 जून तक निर्धारित की गई है। और ये कैसा होगा, तो ये आपका विज्ञापन जो है प्रकाशित किया गया है कि भाई योग्यता क्या होगी, कैसे हम किस प्रक्रिया के द्वारा इस जो है इसके थ्रू आप शिक्षक बन सकते हैं, इस सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो ये फॉर्म की शुरुआत है ना, वो 6 जून से ये पूरा 16 जून तक ही आप आवेदन कर सकते हैं। और ये जिलावार आवेदन आप करोगे, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, इसका पूरा अगर हम देखें तो कौन करता है, किस विभाग के अंदर में आता है ये समाज कल्याण विभाग के, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसकी पूरी प्रक्रिया कौन देखती है, तो ये उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग देखता है। पहले तो हम ये जानेंगे कि यह विद्यालय आपके किस किस जिला में है, तभी तो आप उस जिला को चेक कर सकते हो कि उस जिला से आपकी जो अंशकालिक भर्ती है वो आई है कि नहीं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये विद्यालय किस किस जनपद में है आपके उत्तर प्रदेश में। तो देखो, आगरा में है जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालक विद्यालय, आगरा बॉयज स्कूल है ये। और ये यहाँ पर बालक बालिका भले यहाँ पे है तो बालक और बालिका दोनों। फिर इलाहाबाद में प्रयागराज है जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालक इंटर कॉलेज सुरील सहनी प्रयागराज, ये बॉयज स्कूल है, जबकि आगरा वाला गर्ल्स बॉयज दोनों है। फिर प्रयागराज में बालक बालिका यानी कोएड है, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, यानी प्रयागराज में 2 विद्यालय है आपका, एक कोराव में है, एक सुरील सहनी में है। फिर प्रयागराज में एक और है, करछना में भी है, ये बॉयज है।
आपका जयप्रकाश नारायण ये बॉयज स्कूल है, जो कि एक कहाँ पे है, तो एक करछना में है और एक कौदिहार में है। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है। तो आप अपने जिला के अनुसार, आप चाहो तो आसपास के भी जनपद का आप भर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अपने जिला के अनुसार आप जिलावार ये वैकेंसी आएगी, आप उस हिसाब से भर सकते हैं। भले ये अंशकालिक है तो क्या, लेकिन अगर आपको अनुभव चाहिए तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और ये पूरे अगर देखा जाए तो ये पूरे 100 विद्यालय हैं। पूरे क्रम संख्या में यहाँ दिया गया है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने सर्वोदय विद्यालय हैं। आपके जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय तो पूरे 100 है ना, पूरे 100 है। लखनऊ में है, लखनऊ, उन्नाव में, फैजाबाद में, सुल्तानपुर, फैजाबाद, इस तरह से आप मंडल यहाँ पे क्या है, तो पूरे 100 जो है आपके ये विद्यालय हैं। तो ये पूरा यहाँ मंडल दिया गया है, यहाँ जिला दिया गया है, यहाँ मंडल दिया गया है, जिला दिया गया है। तो जिला के अनुसार सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, संत रविदास नगर, सहारनपुर, रामपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, महोबा, ललितपुर, कुशीनगर, ये सब लिस्ट दिया गया है। अगर आपको आराम से लिस्ट देखना है तो आप आराम से इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए, skapv.samajkalyan.in। इस पर आप जाओगे तो आपको ये पूरी, है ना, पूरी हमारे विद्यालय पर जाओगे तो आपको पूरी 100 विद्यालय का नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई विद्यालय कितने हैं, तभी तो आप जिलावार जब आवेदन करोगे, है ना, 6 तारीख से, तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए ना। तो मुझे लग रहा आज कल में आराम से आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो ये 6 जून से शुरू है, 16 तारीख तक आपको हर जनपद जिलावार जो है वैकेंसी आपको पता चल जाएगी कि किस जिले से कितने कॉलेज में कितनी वैकेंसी है। ठीक, चलिए, तो अब आगे इसमें देखते हैं कि पूरी भर्ती की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहला तो इसमें प्रवक्ता, सबसे पहला की उम्र सीमा क्या है। तो जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है और अधिकतम आपकी 60 वर्ष हो सकती है। कितनी हो सकती है? 60 वर्ष। यदि आप सेवानिवृत्त हैं यानी कि रिटायर है, और रिटायर कहाँ से है, तो आप या तो पहले केंद्रीय विद्यालय में थे या किसी राज्य के विद्यालय में थे। हो सकता है कि आप पहले से ही राजकीय विद्यालय में आप टीचर थे, या किसी भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंतर्गत आप किसी भी विद्यालय में टीचर थे, या केवीएस में थे, या नवोदय विद्यालय में थे, या किसी सीबीएसई बोर्ड में, या हो सकता है कि आप DSSB के थ्रू आप दिल्ली में जो है शिक्षक थे। तो आप अगर रिटायर हो चुके हो और आपकी उम्र 68 साल है तब भी आप भर सकते हो। यानी कुल मिला के अगर ऐसे देखा जाए तो 21 वर्ष से 60 वर्ष, और यदि आप रिटायर्ड हो तो आप 68 साल के भी हो तो आप भर सकते हो। ठीक है, भर सकते हो। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो रिटायर वाले लोगों के लिए नहीं, अगर रिटायर वाले लोगों के लिए होता तो ये 21 वर्ष न्यूनतम ना होता। ठीक है, अब देखो, इसमें जनपद में स्थित विद्यालयों को वरीयता क्रम में विकल्प देना होगा। जैसे आप सपोज दैट कि आप प्रयागराज में हो, या हो सकता है आप लखनऊ में हो, तो अपने मंडल में, भाई आपके एक मंडल में कई डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं ना, तो अपने मंडल में आप देख लो कि कौन कौन सा जिला है। आप उस जिले के विद्यालयों को अपने सुविधा के अनुसार वरीयता क्रम आपको देना होगा। ठीक है, कि नहीं हम इसको पहली वरीयता देते हैं, इसको दूसरी वरीयता देते हैं, तो उस हिसाब से आपको वरीयता क्रम देना होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यानी कि इसमें आपको एक तरीके से प्रेफरेंस देना होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, आगे देखिए, लिखा है यहाँ पे कि अध्यापन कार्य करने में सक्षम हो तथा आवासीय विद्यालयों में कार्य करने के इच्छुक हो तो वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे देखते हैं इसमें और चीजें क्या है। अब आप कहोगे कि मैम क्या इसकी परीक्षा होगी, क्या परीक्षा होगी? तो परीक्षा इसकी नहीं होगी, इसमें क्या है, साक्षात्कार है, यानी कि इसमें इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन होगा। तो इसमें क्या है, तो आपका साक्षात्कार है, यानी इंटरव्यू है, इंटरव्यू के माध्यम से आप जो है चुने जाएंगे। जैसे कि आप देखो यहाँ पे जो वैकेंसी है आपकी, तो वो प्रवक्ता के लिए है, यानी 11th-12th के लिए है, और या तो सहायक यानी LT ग्रेड के लिए, यानी कि 11th-12th और पूरा एक तरीके से 9th-10th। तो इन विद्यालयों में आपकी
जो है डायरेक्ट आप साक्षात्कार के माध्यम से जा सकते हो। जैसे मैंने कहा कि अब ये साक्षात्कार होंगे कैसे, तो आपने क्या कर दिया कि अपने वरीयता क्रम के हिसाब से आपने फॉर्म भर दिया, और फॉर्म कैसे आएगा, तो जिलावार आएगा। तो आपने वरीयता क्रम डाल दी कि भाई हमारी ये पहली वरीयता है, दूसरी है, तीसरी है। फिर वरीयता क्रम के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, है ना, कि आपका पहले तो देखा जाएगा क्वालिफिकेशन कि आपने बीएड किया है, ग्रेजुएशन किया है, क्या है, क्या आप योग्य भी हो कि नहीं इस फॉर्म को डालने के लिए। तो आपको पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर शॉर्ट लिस्ट के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, है ना। शॉर्ट लिस्ट के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपके इंटरव्यू पैनल में कौन कौन होगा, तो संबंधित मंडल, यानी जिस मंडल में आपने फॉर्म भरा है, जिस मंडल का, तो संबंधित मंडल के उप निदेशक समाज कल्याण, उनके अध्यक्ष होंगे, जिला समाज कल्याण अधिकारी होंगे, प्रधानाचार्य संबंधी जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, जो कि पहले ये पूर्ववर्ती राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय कहा जाता था, अब नाम चेंज हो गया है, तो उसके सदस्य होंगे, ठीक है। और संबंधित विषय के विशेषज्ञ, जैसे आप बायो से जाते हो या आप प्रवक्ता के लिए जा रहे हो तो सीधे जूलॉजी के लिए चले गए, तो जिस विषय से आप जा रहे हो उसके विशेषज्ञ भी उसमें एक सदस्य के रूप में होंगे। और जिस विद्यालय के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो तो उस विद्यालय के भी प्रधानाचार्य उस सदस्य में, उस इंटरव्यू के पैनल में सदस्य के रूप में होंगे। साथ ही साथ जिला समाज कल्याण के अधिकारी भी होंगे, ये सदस्य सचिव के रूप में होंगे। और पूरे जो आपके इंटरव्यू के अध्यक्ष होंगे वो आपका संबंधित मंडल के उप निदेशक समाज कल्याण, ठीक है। तो ये पूरा आपका है। अब जैसे देखिए, मैंने कहा कि इसमें जो है जब परीक्षा नहीं होगी तो किस तरह से आपके किस योग्यता के आधार पे आपका चयन होगा, तो 70% शैक्षणिक अंक होगा। 70% इसमें क्या होगा, 70% शैक्षणिक अंक होगा, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन, जैसे आपका कहाँ, तो कक्षा 12 के 10%, स्नातक के 20%, पीजी के 30%, बीएड के 10%, और जो भी आपका अनुभव होगा, साक्षात्कार का 20%, और आपका टोटल कितना होगा, 100 होगा, पूरा 100 नंबर का आपका ये होगा। तो पेपर नहीं होगा, सीधी भर्ती है, लेकिन आपकी योग्यता के अनुसार यहाँ पर परसेंटेज वाइज दिया गया है। सेम टू सेम एलटी ग्रेड के लिए भी आपका 100 है ना, 100 है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज दिया गया है कि अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता जैसे कि पीजी हो गया, स्नातक हो गया, इंटर में प्राप्त अंकों का भी उल्लेख होगा, और अतिथि अंशकालिक शिक्षकों के चयन हेतु 70% अंक शैक्षणिक, 10% अनुभव और 20% आपका क्या होगा, तो आपका साक्षात्कार होगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो 70% आपके क्वालिफिकेशन का, 10% आपके अनुभव का, टोटल 80% और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू, टोटल 16 आपका होगा। अब जैसे देखिए, मैंने कहा कि अधिकतम अंक 80, यानी कि पीजी और आपका ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट तथा बीएड व अनुभव के आधार पर किसी अभ्यर्थी को 80 प्राप्त हो सके, ठीक है। आवासीय विद्यालयों में अनुभव रखने वाले को 2 अंक तथा आवासीय अभ्यर्थियों को 1 अंक। ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास जो अनुभव है, जैसे नवोदय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, तो अगर आपके पास, आप वहां के रिटायर्ड हैं, यानी आपके पास वहां का अनुभव है, तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा एक्स्ट्रा। जैसे यहाँ पे अनुभव के 10 नंबर है ना, अनुभव के 10 नंबर है, तो यदि आपने किसी आवासीय विद्यालय का आपके पास अनुभव है, जैसे कि नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस का जो आवासीय विद्यालय है, या किसी सैनिक स्कूल का, तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी अनावासीय, यानी कि अनावासीय जो भी आपका विद्यालय का अनुभव है, जैसे कि आप केवीएस या फिर आप किसी राज्य के सरकारी स्कूल में आप टीचर रहे हो, राजकीय, तो ये सब आवासीय तो होता नहीं है, तब उनको क्या दिया जाएगा, 1 अंक, है ना, 1 अंक। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा मेरिट लिस्ट बनाया गया है। अब देखिए, इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, तो यदि आप जा रहे हो किसके लिए, एलटी ग्रेड के लिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए,
तो यदि आप LT ग्रेड के लिए जा रहे हो तो आपके पास कम से कम 50% है ना, क्या है, 50% आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आपके पास 50% से आपका न्यूनतम ग्रेजुएशन होना चाहिए अपने संबंधित विषयों में, यानी कि जिस विषय से आप जा रहे हो संबंधित विषय में 50% से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर आपका प्लस बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लस बीएड होना चाहिए। फिर बीएड के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए? या तो आप यूपी टेट क्वालिफाई हैं या फिर सीटेट क्वालिफाई हैं, वो भी पेपर टू, लेवल टू। तो आपके पास तीनों योग्यता होनी चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किया है या पीजी भी किए हो, कोई दिक्कत नहीं, पीजी के साथ भी आपका अगर बीएड है या ग्रेजुएशन के साथ बीएड है, लेकिन साथ में आपका सीटेट पेपर 2 या फिर आप यूपी टेट पेपर 2 पास है, तभी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो उच्च प्राथमिक स्तर का आपके पास यूपी टेट या सीटेट की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। यहाँ तक कि अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में पढ़ाने की दक्षता भी आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए, अब हिंदी के लिए तो ये तो आपका LT ग्रेड की योग्यता है। अब विषय के अगर आपको हिंदी LT ग्रेड हिंदी से जाना है तो हिंदी पाठ्यक्रम में सभी तीनों साल आपका हिंदी का विषय होना चाहिए। अंग्रेजी से जाना है तो डिग्री पाठ्यक्रम में तीनों वर्ष आपका हिंदी कह रहे हैं, अगर आपको अंग्रेजी से जाना है तो तीनों साल ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट एक विषय के रूप में होना चाहिए। अगर आप गणित से जा रहे हैं तो भौतिकी के साथ गणित में स्नातक डिग्री या फिर रसायन विज्ञान, है ना, या निम्नलिखित विषयों में से कोई एक, रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, सांख्यिकी से, मतलब मैथ तो होना ही होना चाहिए। चाहे आप मैथ केमिस्ट्री से के साथ हो, आपका कॉम्बिनेशन हो, या मैथ आपका फिजिक्स के साथ हो। ठीक है, साथ में बीएड होना चाहिए और साथ में आपके पास क्या होना चाहिए? तो सीटेट यूपी टेट पास, और बाकी तो यहाँ पर पूरी चीजें आपकी दी गई है। चलिए, तो या तो आपके पास गणित एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, या तो आपका गणित के साथ भौतिकी बन जाए, या गणित के साथ रसायन बन जाए, या गणित के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स बन जाए, या गणित के साथ कंप्यूटर विज्ञान बन जाए, या गणित के साथ सांख्यिकी बन जाए, है ना, इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आप जा सकते हो। फिर मैंने कहा विज्ञान के लिए तो वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन दोनों में से अगर आपने 2 विषय पढ़ा है, या केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी, या जूलॉजी के साथ बॉटनी, या बॉटनी के साथ केमिस्ट्री, तो आप, और उसके साथ आपने बीएड किया है और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है, तो आप LT ग्रेड के लिए जा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए दिया गया है कि स्नातक में इतिहास के साथ भूगोल होना चाहिए, या फिर इतिहास के साथ अर्थशास्त्र, या इतिहास के साथ राजनीतिक विज्ञान। तो मैंने कहा यदि आपका SST के साथ जाना है तो या तो आपका हिस्ट्री हो और हिस्ट्री के साथ जियो हो, अगर हिस्ट्री के साथ जियो नहीं है तो आपकी इको हो, या इकोनॉमिक्स के साथ या तो पोल साइंस हो यानी पॉलिटिकल साइंस हो, या तो ये हो, और नहीं तो अगर आपका ज्योग्राफी हो तो ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री हो सकता है, या ज्योग्राफी के साथ आपका हिस्ट्री हो सकता है, या ज्योग्राफी के साथ इको हो सकता है, या ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस हो सकता है। ठीक है, तो आप भी जा सकते हो, यानी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान, या तो आपके पास बीपीएड की डिग्री हो तो आप व्यायाम यानी शारीरिक शिक्षा के भी टीचर बन सकते हो, उसका भी फॉर्म डाल सकते हो। अब आते हैं प्रवक्ता के लिए। तो प्रवक्ता के लिए मिनिमम 50% अंकों के साथ पीजी डिग्री हो, साथ ही और कुछ नहीं, इसमें कहीं भी, तो ध्यान रखिएगा। तो अब देखो क्या क्या है, यदि हमें हिंदी से जाना है, हिंदी विषय के लिए जाना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हिंदी से पीजी होना चाहिए, हिंदी से पीजी होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, तभी हम हिंदी के लिए जा सकते हैं। यदि हमें इंग्लिश के लिए जाना है तो हमारे पास अंग्रेजी से पीजी होना चाहिए, या तो बीएड, इसके साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर हमें गणित से प्रवक्ता के लिए जाना है तो पीजी में मैथ होना चाहिए यानी गणित होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए।
जीव विज्ञान से जाना है तो या तो आपने जूलॉजी से किया होगा या तो बॉटनी से किया होगा साथ में, मतलब इन दोनों विषय में से अगर आपने पीजी किया है तो आप बीएड के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से है कि इसमें पीजी के साथ साथ आपको बीएड की डिग्री लगानी होगी। ठीक है, यहाँ पे सीधे तौर पे कहा गया है। चलिए आगे देखिए, तो साथ में दिया है ना हिंदी एवं बीएड, अंग्रेजी एवं बीएड, गणित एवं बीएड, ये ध्यान रखिएगा। भूगोल से जा रहे हो तो भूगोल एवं बीएड, राजनीति शास्त्र से जा रहे हो या नागरिक शास्त्र से जा रहे हो तो उसके साथ बीएड, इतिहास एवं बीएड, ये सारी चीजें। चलिए अब देखो इसमें क्या है कि मानदेय आपको कितना दिया जाएगा, तो मानदेय में मैक्सिमम आपको एक दिन में 5 पीरियड पढ़ाने को दिया जाएगा अधिकतम, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकता। यदि आपने जबरदस्ती कहा कि नहीं हमें तो 7 पीरियड पढ़ाना है, क्यों? क्योंकि हर एक प्रवक्ता के लिए अगर हम देखें तो फिक्स है कि पर लेक्चर आपको 320 रुपए दिया जाएगा और एलटी ग्रेड के लिए आपको पर लेक्चर 300 रुपए दिया जाएगा। तो पता चले आपने कहा नहीं हमारे लेक्चर बढ़ाओ, तो ऐसे नहीं होगा, तब तत्काल प्रभाव में आपको निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 5 पीरियड आपको दिन में, एक दिन में, कार्य दिवस में अधिकतम 5 पीरियड ही दिया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। यानी कि प्रवक्ता के लिए मानदेय अगर ऐसे हिसाब से देखें 35,000 रुपए और सहायक अध्यापक के लिए 30,000 रुपए का मानदेय आपका होगा। और ये पूरा जो अंश, ये पूरा ये समय है, तो ये पूरा 2025 से 26 के लिए, जिस दिन से ज्वाइनिंग होगी उससे 2000 पूरा 1 साल के लिए। साथ ही साथ कितने लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, तो 3 गुने संख्या में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कराया जाएगा, यानी कि 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, है ना, 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यदि आपकी, जैसे मैंने कहा कि इसमें क्वालिफिकेशन के आधार पे शॉर्टलिस्ट है, तो यदि 2 लोगों का सेम टू सेम है तो तब उम्र के हिसाब से जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसी को वरीयता ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है, अनुभव हेतु आप सोचोगे कि आपके पास अनुभव बहुत ज्यादा है, तो भाई अनुभव के नंबर 10 ही है, चाहे आपके पास 20 साल का हो, 60 साल का हो, मैटर नहीं करता है। अधिकतम अंक अनुभव में 10 अंक है, तो इससे ज्यादा आपको दिया नहीं जाएगा। और अगर आपकी सेवा उन्हें ठीक नहीं लगती है तो 15 दिन का नोटिस पीरियड देकर आपको हटा भी दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये सब तो चीजें हैं। आपने मानदेय देख लिया, प्रवक्ता के लिए 35,000, सहायक अध्यापक के लिए 30,000। और यदि आप प्रवक्ता के लिए जाना चाहते हैं तो जिस विषय से आपने पीजी किया है उसके साथ बीएड होना जरूरी है। आराम से आप जो है फॉर्म को जिलावार निकलेगा, आज से देखना शुरू कर दीजिएगा, जिलावार निकलेगा और आराम से आप देखते रहिएगा। और कोई भी सूचना अगर मिलती है तो आप एक बार इस वेबसाइट को विजिट करिएगा और यहाँ पर सारे विद्यालयों के नाम लिखे गए हैं। तो आप उस मंडल या उस डिस्ट्रिक्ट पर, जैसे जौनपुर है, जौनपुर वाराणसी मंडल में आता है, तो यदि आपने वाराणसी वाला जिला आपने खोला है ना वेबसाइट, तो आपको खुद दिख जाएगा कि आपके यहाँ के विद्यालय के कहाँ कहाँ रिक्त पद हैं। ध्यान रहे इसमें साफ तौर पे दिया गया है कि फॉर्म ऑनलाइन ही आवेदन होगा, इसमें साफ तौर पे दे दिया है फॉर्म जो है ऑनलाइन ही आवेदन होगा। तो अब मोटा मोटी अगर हम बात करें तो आपके पास अगर आप एलटी ग्रेड में यानी टीजीटी में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने स्नातक किया है, अगर पीजी किया है, उसके साथ आपके पास बीएड है, और अगर आप एसएसटी, क्योंकि आपके सहायक अध्यापक यानी कि जो एलटी ग्रेड में है वो सिर्फ इतने विषयों पर आप जाएंगे, देखिएगा इतने विषय पर, किसके किसके पर, तो या तो आप विज्ञान के लिए जाओगे और विज्ञान के लिए जूलॉजी, बॉटनी है ना और केमिस्ट्री, इनमें से 2 का आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है और बीएड है तो आप जा सकते हैं। या आप गणित के लिए जा सकते हो, तो या तो गणित के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स या गणित के साथ फिजिक्स या गणित के साथ केमिस्ट्री है तो आप जा सकते हो। और किसके लिए आप जाओगे, अंग्रेजी के लिए, तो ग्रेजुएशन में अंग्रेजी विषय होना चाहिए 3 साल, और हिंदी के लिए, और एसएसटी के लिए, तो एसएसटी के लिए ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री या ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस या आपका इकोनॉमिक्स होना चाहिए, और या तो हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी या हिस्ट्री के साथ इकोनॉमी या हिस्ट्री के साथ पोल साइंस होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने
बीपीएड कर रखा है या डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन में कर रखा है तो आप डायरेक्ट शारीरिक शिक्षा के लिए भी जा सकते हो। तो आराम से अपने जिला को देखते रहिएगा, है ना, पूरे 16 तारीख तक पैनी नजर रखिएगा और आराम से आप इसको भर लीजिए। एटलीस्ट आगे भविष्य में अनुभव मिलेगा, भले ये स्थायी नहीं है तो क्या अनुभव तो आपको देगा ना, 1 साल बहुत होता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर कोई मन में संशय हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा और हमारे द्वारा अगर उसके बारे में अगर कोई भी जानकारी होगी तो वो चीज हम आपको जरूर साझा करेंगे। और ध्यान रखिएगा, इसमें सीधे तौर पे कहा है जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको अपने द्वारा जितना भी क्वालिफिकेशन है उसके नंबर और ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन फॉर्म में भरना होगा। क्यों? क्योंकि उसी आधार पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसी आधार पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये देख लीजिएगा, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, ये वेबसाइट है, यहीं पर आप देख सकते हैं। और जिलावार पूरी लिस्ट बना लीजिएगा कॉलेज की कि किस किस मंडल में है ना, और फिर उसी जिला का देख करके आप आराम से जो है फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। आज से पूरा 16 तारीख तक आराम से इसी को सर्च कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ है भाई। ठीक है, कम से कम इंटरव्यू तो आप फेस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर, है ना। तो आप अपना कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। ठीक, तो अगर इसके बारे में अगर आपको फॉर्म भरने में अगर कोई कठिनाई आ रही है तो आप कमेंट जरूर नीचे कर दीजिएगा और हम पूरा यथासंभव ये कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर कर सकें। नमस्कार।